Okay, so today we are going to start with chapter number 7, revision of chapter 7, wave optics. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हमको 3 लेक्चर मिनिमम लगने वाले हैं रिवाइज करने के लिए एंड इट इज मोस्टली थियरी. So without wasting any time, let's start with wave optics. So basically wave optics में you need to learn about concepts, you need to study about concept like रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब हम सीखने वाले हैं. तो बाय द वे व्हाट यू शुड नो इज कि हमारे पास अगर एक लाइट है, लाइट का एक बेसिकली यू कॉल इट एज रे ऑफ लाइट. सो a ray of light always travels in a straight line in a homogeneous medium. अगर हमारे पास homogeneous medium है, homogeneous medium का मतलब क्या होता है, that the medium is same everywhere. तो the ray of light always travels in a straight line. जब भी लाइट एक what you can say interface encounter करेगा. What is interface? Interface is a surface which separates two medium. For example, glass. ग्लास हमारे पास एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है तो वो इंटरफेस हो गया उसका सरफेस, क्योंकि वो एयर और ग्लास को मतलब दो मीडियम को वो सेपरेट कर रहा है. तो the idea is that this ray of light will always travel in straight line unless it is encountered by an obstacle of the type interface. तो जब तक रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते रहेगा. जैसे ही रे ऑफ लाइट एक इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स बेसिकली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो इट विल बी reflected, okay, it may be reflected, it may be refracted also. तो उसका रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा. तो द आइडिया इज दैट रे ऑफ लाइट अपना डायरेक्शन तभी चेंज करता है व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस. इंटरफेस इज अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडियम. तो इंटरफेस ऐसा सरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है. तो रे ऑफ लाइट तब तक ट्रैवल करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में जब तक वो एक इंटरफेस पे इंसिडेंट नहीं होता. ओके, बाय द वे हम जो एंगल्स मेजर करते हैं, एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो हम हमेशा ही एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. तो एंगल यहाँ से मेजर नहीं करते, वी मेजर एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ओनली. तो डिपेंडिंग ऑन दिस यू हैव टू लॉज. आपके पास है एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हो तो यू ओनली टॉक अबाउट रिफ्लेक्टेड रे. तो वी आर वरीड अबाउट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट, वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस रिफ्लेक्टेड रे. तो बहुत सिंपल है. आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? फर्स्ट थिंग इंसिडेंट रे. मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ. लेट अस से दिस इज ए, बी, सी, डी और ये एन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स यू दैट द इंसिडेंट रे मतलब ए बी, द रिफ्लेक्टेड रे मतलब बी सी एंड द नॉर्मल मतलब एन बी आर इन द सेम प्लेन. मतलब ये तीनों के तीनों कोप्लेनर है. ओके, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे था? बी पॉइंट पे जो रे है वो इंसिडेंट हुआ था. तो द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दे आर इन द सेम प्लेन. दूसरा, if the reflection is in the same medium मतलब रे ऑफ लाइट ए बी ये एयर में आया और रिफ्लेक्ट होके बी सी ये भी एयर में गया. वाटर से आया, वाटर में गया. केरोसिन से आया, केरोसिन में गया. आई एम जस्ट रैंडमली टेकिंग सम नेम्स हियर, बट बेसिकली अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर इक्वल. सो आई विल कॉल दिस एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ई एफ. Okay, so angle of incidence is equal to angle of reflection if
the reflection is in the same medium. ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको रे ऑफ लाइट क्या होता है बताना चाहिए। रे ऑफ लाइट इज अ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, उसको रे ऑफ लाइट बोलते हो। तो एनी रे ऑफ लाइट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन एन होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम का मतलब दैट मीडियम इज सेम एवरीवेयर। तो जैसे light coming from sun to earth, it always keeps on traveling in straight line because medium नहीं है वहाँ पे, या फिर मीडियम होमोजीनियस है, मतलब हर जगह पे मीडियम सेम होगा। तो लाइट का डायरेक्शन कब चेंज होता है? जब लाइट एक इंटरफेस पे इंसिडेंट होता है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो सरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, जैसे एयर वाटर, जैसे एयर ग्लास, राइट। तो जब एक रे ऑफ लाइट एक इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो दो चीजें हो सकती है, तो रिफ्लेक्शन, एक तो रिफ्रैक्शन। हम लोग पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये बताता है द इंसिडेंट रे मतलब एवी, द रिफ्लेक्टेड रे मतलब बीसी, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब एनबी। these three are co-planar, मतलब they are in the same plane. Angle of incidence and angle of reflection, they are equal, they are same, मतलब if the reflection is in the same medium, मतलब एयर से रे ट्रैवल करा था और एयर में ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चले गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड बाय द वे ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम प्रूव करने वाले हैं। सो वी विल प्रूव इट। देन यू हैव लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में भी सेम ही है। So it tells you the incident ray, the refracted ray, refracted मतलब जब इंटरफेस से रे मीडियम के अंदर जाएगा by changing some angle, by changing its direction, उसको बोलते हैं refraction. The bending of light when it changes medium is called as refraction. Okay, so the incident ray AB, the refracted ray BD, and the normal NB at the point of incidence are in the same plane. सेम प्लेन में ही जाएगा ये। ओके, तो इट कैनॉट हैपन कि ये इंसिडेंट रे ऐसा है एक प्लेन में। ओके, और फॉर एग्जांपल आई नीड टू ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री डायमेंशनल एक्सिस ओवर हियर, एक्स वाई एंड जेड। अगर इंसिडेंट रे, मान लो अगर इंसिडेंट रे एक्स जेड प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे एक्स वाई प्लेन में नहीं आ सकता। दिस इज व्हाट इट टेल्स यू, right? So it has to be in the same plane, so it has to go in the same plane. तो आपको यही बताता है laws of reflection and laws of refraction. So laws of refraction में incident ray, refracted ray and the normal to the surface at the point of incidence, they are in the same plane. दूसरा, angle of incidence and angle of refraction, मतलब I और R, they are related as, बाय द वे इसको अगर मैं मीडियम 1 बोलता हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसको मीडियम 2 बोलता हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंड यू शुड बी नोइंग व्हाट आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ये 11th में था, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स basically gives you speed of light in that medium, so it is a ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium। क्योंकि जैसे लाइट रे मीडियम चेंज करेगा, जैसे एयर से वाटर में गया, एयर से ग्लास में गया, ग्लास से वाटर में गया, तो होता क्या है? बेंडिंग होता है। ये बेंडिंग क्यों होता है? क्योंकि लाइट हर एक मीडियम में कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है, लेकिन हर एक मीडियम में उसका स्पीड अलग अलग होता है। मतलब एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब व्हेनेवर लाइट रे changes medium, it changes its speed also, and what is the speed in a given medium is basically measured, and it is that is given by mu। तो refractive index आपको speed of light in that medium का information देता है, right? तो जब भी refraction होगा, तो refraction
से रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रिलेशन होता है, दैट इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हो आप? आई डोंट वांट यू टू राइट डाउन म्यू इक्वल टू sin i by sin r. This is correct, but this is not always correct. Okay, क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब आप स्नेल्स लॉ लिखते हो तो क्या करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1, मतलब म्यू 1 sin i equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2, मतलब mu2 sin r. ओके, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इजी है। पहला तो आपको पता है ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। दूसरा, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, इट इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ व्हिच इज mu1 sin i equal to mu2 sin r। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। This is something that you should know. Laws of reflection and laws of refraction आपको पता होना चाहिए। Okay, good enough. Now, अब ये तो हमने बात कर ली रिगार्डिंग जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो क्या होगा, या फिर जब लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज ओके। बट तो बेसिक क्वेश्चन है कि लाइट का नेचर क्या है? नेचर क्या है मतलब लाइट पार्टिकल है क्या, लाइट वेव है क्या? अगर वेव है तो कौन से टाइप का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है? तो देयर वर डिफरेंट थ्योरीज दैट केम अप विद। सबसे पहला था न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने अज्यूम किया कि ये जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, बट फॉर दिस ईयर ड्यू टू कोविड ये न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ट्रीटेड दिस लाइट as small particles called as corpuscles, right? और some assumption थे, बहुत सारे assumption थे यहाँ पे कि different colors of light, क्योंकि हम तो अलग कलर दिखते हैं ना, we see orange, red, blue, yellow, green, तो different colors of light are due to different sizes of corpuscle, मतलब पार्टिकल का साइज अलग होने से कलर भी अलग दिखेगा। जब ये पार्टिकल्स हमारे आँख में इंसिडेंट होंगे तो we can see different colors। तो ऐसे बहुत सारे assumptions थे, we will not go into detail of it, but the point is हर एक थ्योरी के कुछ सक्सेसेस होते हैं, हर एक थ्योरी के कुछ फेलियर होते हैं। ओके, तो न्यूटन का जो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी था उसने सिर्फ दो चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाया, वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्रैक्शन, बट देयर वर अ लॉट ऑफ फेल्यूर्स। जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन, अभी ये जो केस है, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है एबी, वो जैसे ही इंटरफेस पे आया पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रहा है ना। रे का कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होके गया, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट होके मीडियम के अंदर गया, इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। जब न्यूटन बोल रहा है कि लाइट ये पार्टिकल है और पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब एक इंटरफेस पे आएगा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पार्टिकल का हाफ टुकड़ा हो गया और हाफ पीस बेंट रिफ्लेक्टेड एंड हाफ पीस बेंट इनसाइड द मीडियम, रिफ्रैक्शन। तो this theory failed to explain partial reflection and partial refraction. Okay, and it also could not explain diffraction and polarization. Polarization तो इस साल के लिए आपको नहीं है, but diffraction हम आगे देखेंगे। तो ये जो theory है ये diffraction और polarization भी explain नहीं कर पाया। सबसे बड़ा flaw जो था इस theory में, Newton's corpuscular theory predicts that speed of light in denser medium is greater than that of rarer medium। उल्टा होता है, हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में कम होता है, और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने एग्जैक्टली उल्टा प्रेडिक्ट किया। सो दिस थ्योरी सेज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ओके, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेयर मीडियम।
तो उल्टा प्रूव किया था। तो बिकॉज ऑफ दिस फेल्यूअर्स देन यूजेंस, इसको हाइजेंस भी बोलते हैं, यूजेंस पुट फॉरवर्ड हिज थियरी, wave theory. Eugen said that the light is not made up of particles, but light is a wave, right? So Eugen's theory के according, light travels in the form of travels in the form of longitudinal waves, longitudinal waves. All right. So different colors of light are due to different wavelengths. So different colors of light are due to different wavelengths. Different colors are because of different wavelength, so different lambda. Then because अभी आपको पता है, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फिर आप लिख सकते हो डिटेल्स, whenever this longitudinal waves enter our eyes we get sensation of light, वो आप देख लोगे। इम्पोर्टेंट थिंग ये था कि अभी यूजेंस ने बोल तो दिया कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, बट आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव मतलब उनको मीडियम लगता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो कोई मेरे सामने खड़ा है और मुझे सुन रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई एम स्पीकिंग, एयर जो मीडियम है उसके थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल होंगे और सामने वाले पर्सन तक वो पहुंचेंगे तब वो सुन पाएगा। ओके, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को ट्रैवल होने के लिए हमेशा एक मीडियम लगता है। तो अगर लाइट ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो सन से अर्थ तक लाइट पहुंच कैसे रहा है, क्योंकि आपको पता है सन से अर्थ देयर इज नथिंग, वैक्यूम है। तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि देयर इज सम हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर जो हर जगह पे है, ऐसा अज्यूम किया गया था। ओके, सो लाइट travels through space, travels through space via a hypothetical medium, hypothetical medium called ether, called ether. Okay, now जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक थियरी के कुछ सक्सेसेस होते हैं, कुछ फेलियर होते हैं। देखो इस थियरी के यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के असम्पशंस क्या है। यूजेंस ने अज्यूम किया कि जो लाइट है वो वेव है लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स और लाइट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम स्पेस, मतलब वाया हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। अब इसके सक्सेसेस क्या थे। One of the success was it could explain laws of reflection, refraction, interference, diffraction. So it could explain, this theory could explain reflection, refraction, diffraction, etc. ओके, तो ये थ्योरी जो है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन। दूसरा ये था कि जैसे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने ये अज्यूम किया था दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेयर मीडियम। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट in रेयर मीडियम is greater than that of denser medium। ये प्रूव हो पाया, तो that was a success। Okay, then there are failures again। सबसे बड़ा फेलियर तो ये था that ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम अज्यूम किया था ईथर, ये कभी मिला ही नहीं। ओके, तो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर was not found, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं था तो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि एक मीडियम है ईथर जो एग्जिस्ट करता है, पर वो कभी मिला ही नहीं। दूसरा,
ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इससे आप कॉन्सेप्ट्स लाइक पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. सो कॉन्सेप्ट्स लाइक पोलराइजेशन, Compton effect, etc., photoelectric effect cannot be explained, and photoelectric effect could not be explained. तो यू सी थ्योरी डेवलप कैसे होता है. पहले न्यूटन ने एक थ्योरी रखा. न्यूटन ने बोला लाइट इज पार्टिकल, क्योंकि जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस इन दैट एरा, उस जमाने में पता नहीं था लाइट का नेचर क्या है, तो सब असम्पशन पे ही चल रहा था. तो न्यूटन केम अप विद द आइडिया दैट पार्टिकल, मतलब लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल. लाइट जो है वो पार्टिकल्स है, और फिर अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं, तो पार्टिकल का साइज अलग अलग होगा. तो इस थ्योरी के कुछ सक्सेस थे, कुछ फेलियर्स थे. फेलियर्स बहुत ज़्यादा थे कंपेयर टू सक्सेसेस. फिर ह्यूजेंस ने एक अल्टरनेट थ्योरी दिया. ह्यूजेंस ने बोला नहीं, पार्टिकल नहीं है, लाइट इज वेव, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव. डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स. देन अभी क्योंकि बोल तो दिया कि द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए यू नीड अ मीडियम. तो मीडियम तो था नहीं, और सन के बीच में वैक्यूम है. तो ही अज्यूम्ड कि देयर इज सम हाइपोथेटिकल मीडियम, ईथर, जो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है. और ईथर कभी मिला ही नहीं, एक्सपेरिमेंटली कभी मिला ही नहीं हमको. तो ये सबसे बड़ा फेलियर हो गया इसका, दैट ईथर वाज नेवर फाउंड टू एग्जिस्ट. ओके, एंड दिस थियरी could explain reflection, refraction, diffraction, interference. एक्सटेंड कर दिया. ये भी प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसर मीडियम. ये भी प्रूव कर दिया. लेकिन कॉन्सेप्ट लाइक कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि पोलराइजेशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिक्टली ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए नहीं होता है ये. ओके, तो देयर आर सम फेल्यूर्स. तो ये फेल्यूर हो गया. तो फिर नेक्स्ट थ्योरी आया. नेक्स्ट थ्योरी में द लाइट वाज ट्रीटेड एज अ वेव इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग लाइट एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. लाइट वाज ट्रीटेड एज अ ट्रांसवर्स वेव. तो अगला जो थ्योरी था, दैट वाज लाइट एज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट. गिव मी अ मिनट. यस, here we go. तो those who don't know, उनके लिए electromagnetic wave, as you can see here, is a transverse wave. और इस ट्रांसवर्स वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है. और एज यू कैन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, ऑसिलेशंस है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन जो है वो मान लेते हैं हम लोग, इट इज अलोंग एक्स. तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो एक्सिस है यहाँ पे, दिस एक्सिस लेट अस अज्यूम इज एक्स एक्सिस. So let's say this axis is x axis, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन जो है वो है अलोंग y एक्सिस, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो अलोंग z एक्सिस है. ओके, सो लाइट को जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रीट करते हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field, they are mutually perpendicular to each other, and they are mutually perpendicular to direction of propagation as well.
मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है, तो वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, राइट। तो ये पता होना चाहिए। तो व्हेन यू ट्रीट लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, तो why it is important to treat light as electromagnetic wave? तो सबसे पहला ये है कि लाइट को हमने ट्रीट ही कर दिया as electromagnetic wave. So light is an electromagnetic wave where electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other in direction of propagation. मैं डिटेल्स लिखने नहीं वाला हूँ, रिमेंबर वी आर इन रिवीजन क्लास, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। ओके, दूसरा इसका फायदा क्या हुआ? देखो, ह्यूजेंस थ्योरी में लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रीट किया गया था, और लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रीट करने की वजह से क्या हुआ कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम अज्यूम करना पड़ा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए मीडियम कंपलसरी होता है, राइट। वेयर एज अगर आप लाइट को ट्रांसवर्स वेव अज्यूम कर रहे हो, तो ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम कंपलसरी नहीं होता है। तो सिंस light is a transverse wave, material medium is not required. Is a transverse wave, is a transverse wave, material medium is not required. Material medium is not required for its propagation. For its propagation. तो लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसवर्स है, राइट। दूसरा, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे लाइट को ट्रांसवर्स वेव ट्रीट करने से और एक एडवांटेज हुआ कि हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होगा, अदर मीडियम में क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन डेंसर। न्यूटन ने उल्टा बोला था, न्यूटन थ्योरी ने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज लेस देन डेंसर। तो अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट in a given medium depends on refractive index. Depends on refractive index and is given by, हमको पता है फॉर्मूला mu is equal to c by v, तो v is equal to c by mu। तो जैसे ग्लास है, अभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कितना होता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर ग्लास, v इक्वल टू c, c is 3 into 10 power 8। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, मतलब 3/2। कैंसल कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास जो है डेंसर मीडियम है कंपेयर टू एयर, तो देखो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। तो दिस वाज वन ऑफ द एडवांटेजेस कि अब हमको डिबेट करना ही नहीं है इस चीज पे कि वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगा कम होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, बात खत्म, राइट। सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट यूजिंग दिस नाउ। और एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा वेवलेंथ हो सकता है। वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, अगर फॉर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 10 पावर माइनस 15 मीटर से लेके तो अराउंड फ्यू किलोमीटर्स तक, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक होता है। तो मैं रफली 1 किलोमीटर तक लिख रहा हूँ। तो इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो पूरा स्पेक्ट्रम आपको पता होगा। स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स फ्रॉम गामा रेज एंड एक्स रेज देन यूवी देन विजिबल देन इंफ्रारेड देन माइक्रोवेव्स देन रेडियो वेव्स। तो ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम जो है इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरिंग वेवलेंथ, चेंजिंग वेवलेंथ, ओके।
और आपको पता है कि विजिबल लाइट जो है वो उसका वेवलेंथ होता है अराउंड 3000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 300 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर to 700 एंगस्ट्रॉम तक. तो आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स क्योंकि फिर वी डोंट हैव टाइम टू डू दिस थिंग्स. So this was the most accepted theory. So Newton's corpuscle theory was rejected because of its failures. Eugen's theory was rejected because of its failure and it treated the light as longitudinal wave. Then light as an electromagnetic wave was accepted and proven, experimentally proven right everywhere. तो अब हमको पता है कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है and this is accepted theory. Now we need to know what are primary and secondary sources. देखो बहुत इजी है. प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं. सो प्राइमरी सोर्सेज प्रोड्यूस देयर ओन लाइट ड्यू टू, सो प्राइमरी सोर्सेज प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. अभी लाइट प्रोड्यूस करने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे ड्यू टू हीटिंग. आपको पता होगा जैसे आप वो घर में जो बल्ब लगाते थे 10-15 रुपए का बल्ब आता था टंगस्टन फिलामेंट का, है ना, वो येलो लाइट इमिट करता है. तो वहाँ पे वो जो अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है इट इज इमिटिंग लाइट बिकॉज ऑफ हीटिंग, क्योंकि करंट जब पास होता है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट और हीट की वजह से लाइट इमिट होता है वहाँ पे. तो बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज जो है दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट ड्यू टू हीटिंग or due to passage of electric current, due to passage of electric current. ये जो ट्यूबलाइट है घर में जो आप ट्यूबलाइट यूज करते हैं, मैं एलईडी ट्यूबलाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओल्ड डेज ट्यूबलाइट्स की बात कर रहा हूँ. उसमें एक गैस फिल्ड होता है, उस गैस में से आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो. तो एटम्स जो होते हैं गैस के मोस्टली अर्गन भरा होता है उसमें, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मतलब एटम्स का एक्साइटेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है बिकॉज ऑफ द करंट. क्योंकि करंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले लिया और वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गया. तो जब वो नीचे आएगा, व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने लेवल पे आ रहा है, तब वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. So you can produce light due to electric current. Third, due to chemical reactions or nuclear reactions. ये सन के अंदर यही हो रहा है. There are this kind of reactions going inside the sun and it is producing light. Okay. अब मॉडर्न डे में फिर एलईडी भी आता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स भी आता है, तो ठीक है, whatever it is. But in short, primary sources are those sources which produce their own light. सेकेंडरी सोर्सेस ये खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते. सेकेंडरी सोर्सेस आर सोर्सेस which reflect or scatter light produced by primary sources. Produced by primary sources. Best example, moon. मून का खुद का लाइट नहीं है, मून इज रिफ्लेक्टिंग लाइट कमिंग फ्रॉम सन, तो सेकेंडरी सोर्स है वो, राइट. तो सेकेंडरी सोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम सम प्राइमरी सोर्स, यहाँ पे स्कैटर करता है वो, तो इट रिफ्लेक्ट्स और स्कैटर्स. देन you should know what is a wave front. देखो वेव फ्रंट एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ. देखो क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है. वी हैव अ पॉइंट सोर्स. इस पॉइंट सोर्स से लाइट इज इमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो लाइट यहाँ भी जा रहा है, ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रहा है, मतलब लाइट इज बेसिकली इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. यहाँ भी जाएगा, इन दोनों डायरेक्शन में जाएगा. इट विल आल्सो गो इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. It will also go
in this direction over here, something like this. It can also go in this possible direction. So what is happening is that light is emitted in all possible direction. लाइट क्योंकि वेव है तो मैं यहाँ पे वेव ड्रॉ करूंगा. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ड्रॉ वेव्स ओवर हियर. ये थोड़ा जम्बलिंग होगा क्योंकि हियर यू विल सी ओवरलैप्स, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको. एनीवेज, ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो अब यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता है कि सेम फेस पॉइंट मतलब क्या. आपको पता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट सेम फेस होता है, ट्रफ ट्रफ सेम फेस होता है. आपको पता है ना, हमारे पास अगर दो वेव्स हैं और दोनों वेव्स का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है तो हम बोलते हैं दैट दीज टू आर इन सेम फेस. ओके, मतलब सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है. ये कहाँ से आया? तो हमारे पास एक रस्सी थी, हमने रस्सी को वाइब्रेट किया तो एक वेव जनरेट हुआ, है ना. मतलब इस रस्सी का हर एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, तो ये जो पार्टिकल था ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रेस्ट पे है, ये पार्टिकल जो है ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रेस्ट पे है. तो हम लोग बोलते हैं ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बिकॉज दे आर बोथ एट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ओके, फिर अगर मैं दो पॉइंट और लेता हूँ, लेट अस से मैं पॉइंट लेता हूँ ई एंड एफ, तो ये दोनों पार्टिकल जो है ई और एफ जो है बोथ आर एट देयर negative extreme, both are at the maximum displacement but in a negative direction. तो ये दोनों भी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, ट्रफ ट्रफ. तो आपको बताना चाहिए सेम फेज मतलब क्या. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. बाय द वे, अगर मैं ये जितने भी वेव्स एक पॉइंट सोर्स से निकल रहे हैं उन सबके सेम फेज पॉइंट को मार्क कर लेते हैं. एक दो, हाँ आप बोलोगे ये भी क्रेस्ट है, हाँ मान लिया ये भी क्रेस्ट मान लिया, लेकिन लुक एट दिस, क्रेस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तो मैं क्रेस्ट नंबर 3 को मार्क कर रहा हूँ. इसका भी क्रेस्ट नंबर 3 है, इसका भी क्रेस्ट नंबर 3 है, इसका भी क्रेस्ट नंबर 3 है, इसका भी क्रेस्ट 3 है, इसका भी क्रेस्ट 3, इसका भी क्रेस्ट 3. तो जब आप सेम फेस पॉइंट को मार्क कर रहे हो और बाद में कनेक्ट कर रहे हो तो आपको एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है, समथिंग लाइक अ स्फीयर. मान लो ये स्फीयर है, राइट. तो इसको आप बोलते हो वेव फ्रंट. मैं आपको वापस समझा देता हूँ. देखो वेव फ्रंट क्या है. वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम फेज. और लोकस क्या होता है तो मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. लोकस ये होता है, लोकस इज अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन. मैं लोकस भी बता ही देता हूँ. देखो लोकस का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ सर्कल, अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, मान लो लेट मी टेक अ सर्कल, तो इस सर्कल पे मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ए पॉइंट या बी पॉइंट या सी पॉइंट, जो भी पॉइंट लेता हूँ, तो वो ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. मतलब ए पॉइंट हो, बी हो, सी हो, कोई और पॉइंट हो सर्कमफरेंस और सर्कल पे, तो सर्कमफरेंस पे हर एक पॉइंट, सर्कल के सर्कमफरेंस पे हर एक पॉइंट ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स का सेट है, ये जो सारे पॉइंट्स हम लेते हैं, इसको बोलते हैं लोकस. लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which satisfy a particular geometrical condition. यहाँ पे geometrical condition क्या है? Geometrical condition ये है कि distance from center will be always same for all the points on the circumference and it is given by x square plus y square equal to r square. तो वेव फ्रंट भी एक लोकस है. वेव फ्रंट भी एक लोकस है क्योंकि वेव फ्रंट जो है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही. इट विल ऑलवेज डू दैट. मैं थोड़ा इसका खिचड़ी जो बन गई है इसको कम कर देते हैं. So let us just do a very simple diagram. Okay, तो समझेगा आपको.
हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था, इस पॉइंट सोर्स से लाइट इमिट हो रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और लाइट इज बीइंग इमिटेड हियर आल्सो, light is being emitted in opposite direction also. So what I do is मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट करके रोटेट कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस और मूव कर देता हूँ. ओके, सो ठीक है, इन एनी केस आई डोंट वांट टू डू दिस नाउ. तो लाइट इज बीइंग इमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. मैं यहाँ पे सारे डायरेक्शन में तो दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज इट विल बी अ मेस अदरवाइज, समथिंग लाइक दिस. अब अगर मैं सेम फेज के पॉइंट्स को, पहला क्रेस्ट पहला क्रेस्ट पहला क्रेस्ट पहला क्रेस्ट, इनको जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, करेक्ट, उसको बोलते हो वेव फ्रंट. मैं दूसरे क्रेस्ट को कनेक्ट करता हूँ तो दूसरा क्रेस्ट भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जितना स्फीयर जैसे हैं, तो ये भी एक वेव फ्रंट है. तीसरे क्रेस्ट को कनेक्ट करता हूँ तो तीसरे क्रेस्ट भी, सारे के सारे थर्ड क्रेस्ट भी, दे सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. सो वेव फ्रंट का सिंपल मतलब होता है कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. अगर आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है और द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज c. हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, बल्ब है, वो जो लाइट इमिट कर रहा है उसका स्पीड है c. तो टाइम t टाइम में waves will travel a distance of ct, है ना, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, मतलब some distance ct. तो we have a point source which is emitting waves in time t. The distance traveled by all the waves in all the possible direction is ct. तो इस डायरेक्शन में जो वेव था उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम ct में और टाइम t में. यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो हर एक डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो रहा है और हर एक डायरेक्शन में ct डिस्टेंस ट्रैवल होगा. So the point source is emitting light in all directions and all the waves are traveling a distance of ct in time t. तो क्या बन गया, स्फीयर बन गया. तो स्फीयर को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं. तो ये वेव का फ्रंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज वेव फ्रंट. ऑलराइट, तो समझाना बहुत सिंपल है. आप बोल सकते हो कंसीडर पॉइंट सोर्स s of light situated in air. The waves of light emitted by this source travel in all possible directions. Let's see with the speed of light in a given medium in air, मतलब. Then in time t, these waves travel distance ct and they form a sphere. क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन में वेव इमिट हो रहा था और हर एक डायरेक्शन में इक्वल टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो एक स्फीयर बनेगा. तो उस स्फीयर को बोलते हैं वेव फ्रंट इन शॉर्ट. अब as you can see from figure number A, what do you notice? फिगर ए से आपको क्या दिख रहा है? फिगर ए से आपको ये दिख रहा है कि वेव जो है वो आउटवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं. आउटवर्ड ट्रैवल करते हैं ना. आप जब लाइट का बल्ब चालू करते हो तो लाइट के जो वेव्स है वो आउटवर्ड ही जाते हैं कि अंदर जाते हैं, आउटवर्ड जाते हैं. सो इट गोज आउटवर्ड. तो जो ये वेव फ्रंट्स है, वेव फ्रंट को अगर मैं नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, if I draw a perpendicular to a wave front in the direction of propagation of wave front, wave front कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है. तो अगर मैं उस wave front पे perpendicular ड्रॉ करता हूँ in the direction of propagation, मतलब outwards ड्रॉ करता हूँ, तो इसको बोलते हैं wave normal. Okay, तो wave normal is a normal drawn to the wave front in the direction of propagation, that is a wave normal. तो ये पता होना चाहिए आपको. तो basic concept है, this is what you should know. Okay, तो इतना आपको बेसिक में पता होना चाहिए. Now अगर आपको वेव फ्रंट समझा है तो ही आपको आगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल समझेगा.
देखो यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट अलग और यूजेंस प्रिंसिपल अलग। यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स, इट प्रूव्स, it tries to prove that light is a longitudinal wave। वो वेव थ्योरी था लाइट का। ये यूजेंस प्रिंसिपल इज समथिंग एल्स। यूजेंस प्रिंसिपल बेसिकली आपको बताता है कि हाउ कम लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लाइट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों ट्रैवल करता है, तो लेट्स सी व्हाई। तो हम एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं एस। दिस इज पॉइंट सोर्स एस, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है एस पॉइंट सोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है एस पॉइंट सोर्स। आपको पता है, क्या पता है कि पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट इमिट करेगा वो स्फेरिकल होगा शेप में, स्फीयर है ना। वेव फ्रंट बाय अ सोर्स, पॉइंट सोर्स, सिंगल पॉइंट सोर्स में जो वेव फ्रंट होता है वो होता है स्फेरिकल। अगर ट्यूबलाइट है घर में आपकी, सपोज ट्यूबलाइट है आपके घर में, तो ट्यूबलाइट का वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, मैं वो बता ही देता हूँ, देन वी विल लेटर look at this। So I should tell you what are the types of wavefront first। So wavefront, they are of three types। wavefront जो है वो तीन टाइप के होते हैं। तो एक होता है spherical wavefront, एक होता है cylindrical wavefront, एक होता है plane wavefront। तो spherical wavefront कब होता है? spherical wavefront तब होता है जब आपके पास पॉइंट सोर्स हो। पॉइंट सोर्स जैसे कि लाइट बल्ब, जैसे कि सन इज अ पॉइंट सोर्स। यस, अगर आप सन को बहुत ज्यादा दूर से देखोगे, जैसे आप तारों को देखते हो, तब तारे कैसे दिखते हैं हमको? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। तो इट इज अ पॉइंट सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस इज अ पॉइंट सोर्स। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है? जब आपके पास सोर्स एक्सटेंडेड हो, जैसे ट्यूबलाइट। तो एक्सटेंडेड सोर्सेस, एक्सटेंडेड सोर्स, तो जैसे ट्यूबलाइट होता है, तो ट्यूबलाइट का जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में बनता है। अब वेव फ्रंट स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल हो, मान लेते हैं मेरे पास एक सोर्स है एस, उसका वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल है, और लेकिन बट बट सोर्स हमसे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, लेकिन पॉइंट सोर्स जो है वो हमसे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। मतलब हम तक जो पहुंचेगा, जैसे सन का वेव फ्रंट स्फेरिकल है, लेकिन जब वो अर्थ पे पहुंचता है तो एक छोटा सा पार्ट पहुंचता है। और आपको पता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल इज टू डायमेंशन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन। बड़े से सर्कल का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन, वैसे ही बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट एक प्लेन होता है, प्लेन लाइक अ पेपर। मतलब आई एम सेइंग लाइक दिस, इट इज लाइक अ प्लेन, यू कैन सी दिस इज अ प्लेन, है ना। तो तीसरे टाइप का जो वेव फ्रंट होता है, दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट इज नथिंग बट इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव फ्रंट कब आता है? व्हेन सोर्स, अभी सोर्स कोई भी हो, पॉइंट हो या एक्सटेंडेड हो, इज एट इनफिनाइट डिस्टेंस। So there are three types of wavefront: spherical, point source, cylindrical, ट्यूबलाइट जैसा सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, और प्लेन वेवफ्रंट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, मतलब सोर्स इज एट इनफिनाइट डिस्टेंस। अब हम बात कर सकते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल की। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल हमको सिर्फ ये बताता है कि वेवफ्रंट चाहे प्लेन हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, हाउ लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लाइट सोर्स से दूर ही क्यों जाता है, सोर्स के अंदर क्यों नहीं आता? अभी हमारे लिए तो एट दिस स्टेज बोलना बहुत आसान है, ऐसा कैसा, फिर हम लाइट का बटन चालू ही क्यों करेंगे, लाइट बाहर आना चाहिए ना, इसलिए। वैसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यू नीड टू एक्सप्लेन
कि लाइट के सोर्स में से लाइट हमेशा दूर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स क्यों जाता है, व्हाई द लाइट डजंट गो इनसाइड, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है हमको। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने पहले तो एक पॉइंट सोर्स ले लिया, ये आ गया आपका वेव फ्रंट, दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज अ स्मॉल पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब PQ। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो वेव फ्रंट है PQ, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोल रहा हूँ मैं, PQ इज प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है इट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो मतलब ये जो वेव फ्रंट है इस पे हर एक पॉइंट छोटे छोटे बल्ब जैसा बिहेव करेगा, मतलब ये खुद के वेव फ्रंट्स इमिट करेगा। तो each point on the wavefront will act as secondary source giving out wavefronts। ये जो सेकेंडरी वेवफ्रंट्स है इसको वेवफ्रंट नहीं बोलते, हम इसको वेवलेट बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, each point on the wavefront acts as secondary source of light giving out secondary wavelets। तो ये जो सर्कल है ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हर एक पॉइंट में बता रहा हूँ वेव फ्रंट पे वो सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स क्यों है, क्योंकि खुद का लाइट नहीं है उसका। एस जो है प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी क्यों है, क्योंकि एस खुद का लाइट इमिट कर रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज बताया है। तो प्राइमरी सोर्सेज खुद का लाइट इमिट करते हैं, वेयरएज सेकेंडरी सोर्सेज खुद का लाइट इमिट नहीं करते हैं। तो वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, वो खुद के वेव फ्रंट इमिट करेगा, लेकिन उसको वेव फ्रंट की जगह पे वेवलेट बोलते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी से आ रहा है, मतलब वो अजम्पशन है ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स। अब होता क्या है कि आप देख रहे हो, मैं अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल पहला पॉइंट हमने क्या बोला था, ह्यूजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट or just wavefront, each point on wavefront acts as secondary source of light, secondary source of light emitting secondary wavelets, emitting secondary wavelets. Then second point, when you draw tangent to these wavelets in the forward direction, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। सो टेंजेंट drawn to the secondary wavelets in forward direction gives position of secondary wavefront, gives position of या फिर gives new position of wavefront। मतलब ये कि PQ वेवफ्रंट अभी आगे चले गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया और वो P डैश Q डैश बन गया, राइट। थर्ड पॉइंट इज सिंपल दैट बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेवलेट था दे आर नॉट इफेक्टिव, सो वेवलेट्स in backward direction are not effective, are not effective। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेवलेट होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसमें कैंसिलेशन होता है। तो सेकेंडरी वेवलेट जो है
उसका बैकवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो दिस इज ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो इन शॉर्ट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसे एक्ट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा। उन सेकेंडरी वेवलेट्स को जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन मिलेगा। फिर वापस से जो न्यू पोजीशन है उस पे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेंगे। फिर आप वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पे आप वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो फिर आपको मिलेगा अगेन द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो ऐसा करके सोर्स से वेव फ्रंट बाहर की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग रेडियली आउट, और पीछे की डायरेक्शन में वेवलेट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो दे डू नॉट मैटर रियली। ओके, तो दिस इज हाउ वेव प्रोपोगेट्स। तो दिस इज ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ऑलराइट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर द डे। क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो है, एक ही टॉपिक के लिए 20 मिनट लगने वाले हैं हमको, तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।